नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, आगामी एग्जाम के लिए आप लोगों को पीवाईक्यू सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एग्जाम में क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। तो किसी न किसी स्टेट के एग्जाम के क्वेश्चन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे पेपर में ले लिया जाता है। ठीक है, आज के इस सेशन में हम एचटेट जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो पेपर हुआ है, ठीक है, आपके 30 जून को ये पेपर हुआ है, इस पेपर के डिटेल सॉल्यूशन की बात करेंगे। और ये सॉल्यूशन आपके आगामी जो भी एग्जाम्स जैसे यूपीएलटी ग्रेड, बिहार कंप्यूटर शिक्षक और अन्य जो एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। ठीक है, आपके ये क्वेश्चंस है जिसमें संपूर्ण कंप्यूटर साइंस के सिलेबस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए उनके बारे में देखेंगे। चलिए आपके स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सेट ऑफ फॉर्मल ऑपरेटिंग रूल, प्रोसीजर और कन्वेंशन दैट गवर्न ए प्रोसेस। पूछा गया कि आपके किसी भी नेटवर्किंग में या कम्युनिकेशन के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और नियमों के इस सेट को क्या कहा जाता है। तो जनरली यहां पे देखो, आपके जब भी नियमों के सेट की बात की जाए तो यहां पर उसे जिस नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। देखो राउटिंग का तो मतलब क्या होता है, तो राउटिंग का मतलब होता है कि यहां पर कहा जाता है कि ए वे टू डिफाइन, ठीक है, ए वे टू डिफाइन स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक पाथ। ठीक है, कोई पाथ बताने का एक तरीका होता है कि भाई आपका किस तरीके से आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। ठीक है, प्रोटोकॉल की जब भी बात करेंगे तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, हम कहते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, नियमों की एक श्रृंखला होती है जिसके आधार पर डेटा को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, वो आपका प्रोटोकॉल होता है। ठीक, लेयर का मतलब होता है, लेयर का मतलब होता है कि किसी, ठीक है, हम कहते हैं कि किसी टास्क को, ठीक है, किसी टास्क को स्टेप्स में, ठीक है, स्टेप्स में परफॉर्म करना। तो किसी भी टास्क को स्टेप्स में परफॉर्म करने के लिए हम यहां पर इसका यूज करते हैं। स्विचिंग का मतलब होता है कि आपके एक नेटवर्क, ठीक है, एक नेटवर्क को, ठीक है, दूसरे नेटवर्क, ठीक है, दूसरे नेटवर्क में भेजना, एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में भेजना, वो क्या कहलाता है, स्विचिंग कहलाता है। आप सभी को पता है कि जब भी हम स्विचिंग की बात करेंगे तो नेटवर्क में स्विचिंग बेसिकली तीन तरह की होती है। एक आपकी स्विचिंग होती है जिसे हम जनरली जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाती है, सर्किट स्विचिंग कहलाती है। तो सर्किट के बाद में अगली जो स्विचिंग आपकी कहलाती है, उस स्विचिंग को जिस नाम से जाना जाता है वो मैसेज स्विचिंग कहलाता है। और मैसेज के बाद में अगली जो स्विचिंग होती है, ठीक है, उस स्विचिंग को जनरली हम किस नाम से जानते हैं, पैकेट स्विचिंग। तो याद रखिए कि जब भी आप सर्किट स्विचिंग की बात करेंगे तो सर्किट स्विचिंग वह होती है जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है, एक डेडिकेटेड पाथ आपका एस्टेब्लिश किया जाता है। जनरली इसे हम पीएसटीएन नेटवर्क में यूज करते हैं। और पीएसटीएन का मतलब क्या होता है, पब्लिक स्विच्ड, ठीक है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन, ठीक है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के नाम से यहां पर ये जानी जाती है। ठीक है, मैसेज स्विचिंग वह टेक्निक है जिसमें आपका कौन सा स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है, स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड टेक्निक का यूज किया जाता है। पैकेट स्विचिंग का उपयोग जनरली आजकल प्रमुख रूप से आपके इंटरनेट में किया जाता है, जहां किसी भी मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित करके यहां पर अलग मल्टीपल सभी अवेलेबल पाथ में से भेजा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेबल की कौन सी विशेषता सेल के किनारे और उसके कंटेंट के बीच में चौड़ाई पिक्सल को निर्धारित करती है। तो यहां पर देखो आपके कुछ वर्ड है, सेल, ठीक है, सेल का मतलब यहां पर जनरली क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम। किसी भी कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में पिक्सल जो पार्ट आपका आता है, इस पिक्सल कहलाता है कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट रेजोल्यूबल, ठीक है, आपका पार्ट ऑफ एन इमेज। तो किसी भी चित्र का जो सबसे छोटा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं। अब देखो रोज होगा क्या नहीं होगा,
तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि भाई आपके टेबल की कौन सी विशेषता सेल के किनारे और उसके कंटेंट के बीच चौड़ाई पिक्सल को यहां पर क्या करती है, निर्धारित करती है। तो आपके यहां पर जैसे आपने नेटवर्किंग वगैरह पढ़ रखी होगी, साथ में वेब टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, तो उसमें आपका क्या आता है, सेल पैडिंग आपका यहां पर ऑप्शन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा फंक्शन दो तारीख के बीच में अंतर की गणना करता है। देखो अलग अलग फंक्शंस आपके होते हैं, ठीक है। डेट्स, जैसे आपने नाउ फंक्शन का नाम सुना होगा, ठीक है। एक तो नाउ फंक्शन यूज हो सकता है, ठीक है। एक फंक्शन आपने देखो टुडे नाम से फंक्शन सुना होगा, ठीक है। ये डेट और टाइम को डिस्प्ले करने से संबंधित फंक्शन होते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि दो के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपका जो फंक्शन होता है डिफ फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कि डिफरेंस के लिए ये वाला फंक्शन यूज होता है। अगला क्वेश्चन है एमवीसी। क्वेश्चन है देखो एमवीसी। अब देखो यहां पर आपके सिलेबस में मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट आता है कि आपका यूज किया जाता है जनरली, हम कहते हैं कि इंप्लीमेंटिंग, ठीक है। हम कहते हैं कि इंप्लीमेंटिंग यूजर इंटरफेस। अब कहते हैं किसी भी यूजर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए जनरली हम इस वाले भाग का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। आपके यहां पर एक तरीके से हम कहते हैं कि आपका ये जो यूज होता है वो जनरली एक प्रकार का सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल, ठीक है। हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल पैटर्न के रूप में यहां पर क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। अब देखो कई बार क्या होता है कि जब आपके विद रेफरेंस तो नहीं होता तो यहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आपकी आती है, लेकिन आपके यहां पर आपको याद रखना है कि अगर, ठीक है, हम कंप्यूटर साइंस से संबंधित जब बात कर रहे हैं तो मॉडल व्यू कंट्रोलर के रूप में हम यहां पर इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जब आप यहां पर इस तरीके से यूज कर रहे हैं तो वो पार्ट आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर के रूप में आपका क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। देखो डेफिनेशन वेरी करती है हर चीज के अंदर, लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहां पर, विच इज नॉन एज अ पीस ऑफ प्रोग्राम कोड, ठीक है, that attach itself to legitimate program code and run with the legitimate program run and harm the system, ठीक है। यहां पर देखो ये वाला जो पार्ट आता है आपके, इसे तो जनरली हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्राम का मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो किसी की भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। प्रोसेस का मतलब यहां पर आप सबने पढ़ रखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। आप कहते हैं प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। और जब हम यहां पर थ्रेड की बात करेंगे तो थ्रेड जो बेसिकली होता है, थ्रेड एक प्रकार का क्या कहलाता है, लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड की जब भी हम बात करेंगे तो थ्रेड लाइट वेट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, वायरस होगा। भाई कौन सा आंसर होगा, वायरस होगा, ठीक है। सर वायरस क्यों होगा, तो यहां पे देखो, ठीक है, वायरस जो पार्ट आता है, वायरस का पूरा नाम होता है जिसे क्या कहते हैं, वाइटल इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम कहते हैं कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वायरस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिकल किस तरह का मीडिया आपका होता है। देखो यहां पर आपसे पूछा गया कि फाइबर ऑप्टिकल मीडिया किस तरह का, तो यहां पे देखो जो भी ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, तो याद रखिए कि हमारे पास में जितने भी आपके ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, आपके दो तरह के ट्रांसमिशन मीडिया होता है। पहला जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो आपका वायर बेस कहलाता है, या इसी ट्रांसमिशन मीडिया को हम किस नाम से भी जानते हैं, गाइडेड मीडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, बाउंडेड मीडिया कह सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो मीडिया आपका यूज किया जाता है जिसे दूसरा पार्ट कहते हैं वायरलेस कहते हैं, वायरलेस के बाद में अनगाइडेड कहते हैं, या इस मीडिया को हम क्या कह सकते हैं, अनबाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं। अब जब भी हम वायर बेस्ड मीडिया की बात करेंगे तो आपके जो जनरली यूज होते हैं जैसे ट्विस्टेड, तो हम कहते हैं कि आपके केबल यूज होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है,
ठीक है, सेकंड जो केबल होती है उस केबल को कौन सी केबल होती है, कोएक्सियल केबल कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो पार्ट आपका यहां पर यूज किया जाता है, ठीक है, उस वाले पार्ट को हम जिस नाम से जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। वायरलेस की जब बात करें तो वायरलेस में तरंगों का यूज होता है, जैसे रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स के बाद में अगला जो पार्ट आता है माइक्रोवेव्स होता है, या जनरली हम यहां पर यूज करते हैं इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जाता है। तो यहां पे देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर यहां पर होगा तो फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो यार ये फाइबर ऑप्टिकल केबल एक प्रकार का कैसा मीडिया कहलाएगा, गाइडेड मीडिया कह सकते हैं, वायर बेस्ड मीडिया के नाम से कहा जा सकता है, आपका याद रखिए। अगला क्वेश्चन है HTML में कौन सा एक एम्प्टी टैग है। देखो HTML, ठीक है, HTML की जब भी बात करें तो HTML का पूरा जो नाम होता है जिसे क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो बेसिकली आपके स्टैटिक वेब पेज, आप कह रहे हैं स्टैटिक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए काम में लिया जाता है। और यहां पर इस वाले पार्ट में बेसिकली प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। ये सारे के सारे जो टैग्स होते हैं वो आपके टैग कौन से होते हैं, प्री डिफाइंड। अगर आप लोगों को किसी तरह के कस्टमाइज टैग है, आप कहते हैं कि किसी तरह के कस्टमाइज टैग की अगर आवश्यकता है तो कस्टमाइज टैग के लिए आप जनरली यहां पर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का यूज करते हैं XML, और XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज आपके कस्टमाइज टैग के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि यहां पर इसमें से कौन सा पार्ट है जो आपका यहां पर यूज किया जाएगा एज ए एम्प्टी टैग के रूप में। ठीक है, यहां पर एम्प्टी टैग का मतलब यहां पर कहा जाता है एक तरीके से, एम्प्टी टैग का मतलब यहां पर जैसे आपका एक तरीके से कहा जाता है वॉइड टैग भी कह सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से आपका यहां पर वॉइड टैग के नाम से भी यहां पर जाना जा सकता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन देखो यहां पर जो एम्प्टी टैग होता है जो कि कौन सा होता है, BR टैग होता है। ठीक है, BR टैग जो आपका यूज हो, सेल्फ क्लोजिंग टैग कह सकते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो यार एम्प्टी टैग का मतलब जब भी आता है ना, यहां पर ध्यान रखना, एम्प्टी टैग का मतलब होता है आपका सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, हम कहते हैं कि सेल्फ क्लोजिंग टैग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी बाइनोमियल और मल्टीनोमियल। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि यहां पे लॉजिस्टिक जो रिग्रेशन होता है वो आपका क्या होता है। तो ये जनरली यहां पर ये जो पार्ट होता है ये, ठीक है, हम कहते हैं कि जनरली यहां पर बात की जा रही है क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी बात की जा रही है, एल्गोरिथम के। ठीक है, एल्गोरिथम के क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। किसी भी समस्या को हल करने का एक फॉर्मल तरीका होता है जो स्टेप बाय स्टेप के रूप में आपका यहां पर यूज किया जाता है। तो याद रखना कि इसमें एक और आपका यहां पर मेथड हो सकता है जिसे ऑर्डिनल मेथड के रूप में यहां पर क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा गया है। ठीक है, आप सभी को पता है कि किसी भी नेटवर्क की जब भी बात करें तो नेटवर्क को जियोग्राफिकल कवरेज, ठीक है, एक नेटवर्क की जब भी बात करें तो जियोग्राफिकल कवरेज के आधार पर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा PAN नेटवर्क होता है, और PAN नेटवर्क का मतलब होता है कौन सा नेटवर्क कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का जैसे एग्जांपल के तौर पर आप याद रख सकते हो जैसे कौन सा होता है, ब्लूटूथ। ठीक है, इसके बाद में अगला जो नेटवर्क आपका यहां पर यूज किया जाता है जिसे LAN कह सकते हैं, और LAN का मतलब आपका कौन सा नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क।
ठीक है। अगर केबल से आप कनेक्ट कर रहे हैं तो ईथरनेट एग्जाम्पल होगा, और वायरलेस कनेक्ट कर रहे हैं तो वाईफाई होगा। इसी तरह से यहां पर आपका नेटवर्क जो अगला पार्ट आता है जिसे MAN कहते हैं, और MAN की जब भी बात करें तो उसे आपका कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, हम कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर याद रखें तो कौन सा नेटवर्क होगा, केबल टीवी नेटवर्क, केबल टीवी नेटवर्क। इसके अलावा सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क WAN होता है, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। और एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं इस नेटवर्क को कौन सा कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। तो यार कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, हम कहते हैं कि शहरी क्षेत्र का नेटवर्क, एक नेटवर्क विद इन पर्टिकुलर सिटी, किसी शहर के अंतर्गत आने वाला जो नेटवर्क होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो याद रखिए, ठीक है मेरे भाई, यहां पर देखो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी आपके PGT लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर किसी एग्जाम के लेवल्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन हर एग्जाम का अलग अलग लेवल होता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखो यहां पर, ठीक है, आपका इट रेफर्स टू ए मैथमेटिकल प्रोसीजर दैट नीड टू ट्रांसफॉर्म ए नंबर ऑफ पॉसिबली कोरिलेटेड वेरिएबल इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ अनकोरिलेटेबल वेरिएबल। तो एक गणितीय प्रक्रिया जिसमें कई संभावित सहसंबंध वेरिएबल को छोटी संख्या से असंबंध वेरिएबल में बदला जाता है। देखो आजकल अगर बात करें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर बेस पे कुछ कंसेप्ट आपके यहां पर यूज किए जाते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट एनालिसिस आपका यहां पर कहलाता है, और बेसिकली दैट विल बी कंसीडर एज ए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, हम कहते हैं कि आपका एक तरह का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डिफाइन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल। एसक्यूएल के बारे में आप सबने सुना होगा। एसक्यूएल का जो पूरा नाम होता है, ठीक है, एसक्यूएल का जो पूरा नाम होता है जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल का जो पूरा नाम होता है इसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इज ट्रीटेड एज अ वर्चुअल टेबल, एक वर्चुअल टेबल के लिए में दैट इज डिराइव फ्रॉम द अदर टेबल, एक टेबल जो अन्य टेबल से डिराइव की गई है एसक्यूएल में, उस वाले पार्ट को क्या कहेंगे। तो जनरली इसे कंसीडर किया जाता है एज ए किसके रूप में, ठीक है, किसके रूप में कंसीडर किया जाता है, व्यू के रूप में माना जाता है। एक टेबल यहां पर कहा गया, एक वर्चुअल टेबल जिसे अन्य किसी टेबल से डिराइव किया गया है, उसे क्या कहेंगे, उसे व्यू कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, पाइथन जो अभी के समय में सबसे ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, और आजकल सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके इसी से संबंधित होते हैं कि आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर इन, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर को बताने के लिए कौन से फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहां पर याद रखिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, एलियन। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं कि कहा जाता है कि स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए, कई बार ऐसा भी आता है लंबाई को ज्ञात करना। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम एलियन फंक्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका अगला सवाल। तो ये अगला सवाल आपके यहां पर डीबीएमएस के संदर्भ में पूछा गया है, आप लोगों से बताना है कि कौन सा पार्ट आपका दिया गया। देखो यहां पे द स्टेट्स दैट नो प्राइमरी की वैल्यू कैन बी नल। ठीक है, देखो प्राइमरी की जो होता है वो किसी भी डेटाबेस में जनरली क्या होता है, यूनिक। ठीक है, हम कहते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड है। ठीक है, हम कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ टेबल, ठीक है, किसी भी टेबल के अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो आपका ही है। तो इसकी मेन जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक तो यूनिक होती है, ठीक है, एक तो यूनिक होती है, और दूसरा कौन सा होता है, नॉट नल। ठीक है, हम कहते हैं कि आपका नल, हम कहते हैं कैन बी, अब लेकिन स्टेट्स दैट नो प्राइमरी की वैल्यू कैन बी, ठीक है, नल, ये बताता है कि भाई प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए और आपकी क्या है ये। तो यहां पे सम रूल्स आर डिफाइंड, तो हम कहते हैं कि यहां पर कुछ रूल्स आपके होते हैं जो आपके क्या किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं।
जिन्हें आपके इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स के नाम से यहां पर जाना जाता है। अब अलग अलग तरह के लिए अलग अलग तरह के रूल होते हैं। तो यहां पर प्राइमरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी की, तो ये वाला जो पार्ट आपका होगा कि आपके एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट के नाम से यहां पर इसे क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। देखो यहां पर किसी भी पर्टिकुलर टेबल, ठीक है, आपने देखा होगा कि यहां पर टेबल है और नेम आपकी जो टेबल है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेम ऑफ टेबल के रूप में। और नेम ऑफ टेबल के रूप में जब यहां पर डिफाइन किया जाता है, जनरली वो कंसीडर की जाती है एक प्रकार की, क्या कंसीडर की जाती है, एंटिटी की जाती है। इस टेबल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्या हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट। इस एंटिटी से रिलेटेड आपके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और एट्रीब्यूट जो होते हैं वो जनरली किसी भी टेबल का कौन सा पार्ट कहलाता है, फील्ड कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहलाता है, कॉलम पार्ट कहलाता है। तो यहां पर इस वाले भाग में याद रखना ये फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की जो बेसिकली आपकी यूज की जाती है एज ए कौन सी की, रेफरेंसिंग की कहा जाता है, इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन आए तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि आपका कौन सी प्रोग्रामिंग फंक्शन, देखो कहा गया कि विच प्रोग्रामिंग पेज मोर अटेंशन ऑन डेटा रेदर देन आपका फंक्शन, कि कौन सी प्रोग्रामिंग आपकी प्रोग्रामिंग फंक्शंस की बजाय डेटा पर अधिक दे। देखो आजकल बहुत सारी लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं वो जो किस पर काम में ली जाती है, ठीक है, फंक्शंस पर बेस होती है। तो यहां पर देखो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आजकल यूज होती है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा C++ का नाम सुना होगा, या फिर आपने क्या होगा जावा का नाम सुना होगा। इस प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा कि एंटायर आपकी प्रॉब्लम को, ठीक है, डिवाइड क्लास और आपके किसके बेस पर डिफाइन किया गया, ऑब्जेक्ट पर डिफाइन किया गया। तो यहां पर सारी कहानी क्लास और किस पर बेस होती है, ऑब्जेक्ट पर बेस आपकी होती है, ठीक है। तो याद रखना कि ये आपको डिफाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है वह जो कोई सीधे तौर पर विनाशकारी, देखो क्वेश्चन में कहा गया जो सीधे तौर पर कोई विनाशकारी कार्य नहीं करता है, इसके बजाय वह सिस्टम के संसाधनों का उपयोग करता है और डाउन करने का कार्य करता है। तो हम कहते हैं कि डज नॉट परफॉर्म एनी डिस्ट्रक्टिव एक्शन, किसी तरह के डिस्ट्रक्टिव एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। देखो वायरस का तो यहां पर कहा जाता है, वायरस तो कहा ही जाता है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है, आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, ठीक है, अटैच विद, ठीक है, अटैच विद अदर प्रोग्राम टू हार्म देम, उन्हें हानि पहुंचाने के लिए, वायरस बनाई हानि पहुंचाने के लिए। तो यहां पर स्पाइंग का मतलब होता है कि आपका कहा गया कि स्पाइंग, ठीक है, एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की गतिविधियों की जासूसी करना। तो यहां पर हम कहते हैं कि जासूसी करने के लिए काम में लिया गया है, ठीक है। आपका यहां पर कहा जाता है कि एक्ट एज ए सिंपल प्रोग्राम, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम बट हार्म, ठीक है, हार्म सिस्टम, ठीक है, लेकिन सिंपल प्रोग्राम की तरह ही एक्ट करता है, लेकिन क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। तो यहां पर कहा जाता है कि ये वाला जो पार्ट होता है, जनरली हम इसकी बात करेंगे तो ये कहता है कि स्प्रेड थ्रू, ठीक है, स्प्रेड थ्रू नेटवर्क, ठीक है, विदाउट एनी होस्ट प्रोग्राम, ठीक है, इसे किसी भी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये आपका, तो ये डज नॉट परफॉर्म एनी डिस्ट्रक्टिव एक्शन डायरेक्टली, ये डायरेक्टली नहीं, इंस्टेड ओनली कंज्यूम द सिस्टम रिसोर्सेज टू ब्रिंग यहां पे डाउन। तो ये आपका कौन सा होता है, वॉर्म, जो भी खुद को ही, ये जो पार्ट होता है कि आपके विदाउट, हम कहते हैं कि विदाउट किसी होस्ट प्रोग्राम की खुद की संख्या बढ़ाकर बैंडविड्थ को कंज्यूम कर लेता है। अगला क्वेश्चन,
एनआईसी का मतलब क्या है? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट होता है कि सर हमने यहां पर जब पढ़ा है तो क्लास में जो कई बार देखो हम लोग यहां पर एनआईसी की बात करें तो यहां पर इसे नेटवर्क अडेप्टर कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क अडेप्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर इसी वाले भाग को जनरली हम क्या कह सकते हैं? ईथरनेट कार्ड भी कह सकते हैं। इसी वाले भाग को हम क्या कह सकते हैं? लैन कार्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है नेटवर्किंग में। अब देखो यहां पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। अब यहां पर वैसे तो ठीक है आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी हमने सुना होगा और नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, दोनों ही ऑप्शन है। ठीक है, आपके दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, तो इसलिए स्टार आपके यूज हो सकता है। और ज्यादा सही होगा तो ज्यादा सही कौन सा माना जाएगा? बी आंसर यहां पर ज्यादा सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके यहां पर वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड आपके देखो जनरली दो तरह के वाइल्ड कार्ड आपके होते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर या एनी। देखो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर की बात करें तो आपका वाइल्ड कार्ड होता है कौन सा? एस्ट्रिक। ठीक है, एस्ट्रिक का आपका यूज कर सकते हैं ऑल के लिए। और ये क्वेश्चन मार्क होता है वो सिंगल, आप कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर के लिए जो वाइल्ड कार्ड यूज होता है वो एनी सिंगल कैरेक्टर यूज होता है। अगला क्वेश्चन, अब यूआरएल का पूरा नाम होता है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो यूनिफॉर्म रेफरेंस नहीं होगा। अब रिसोर्स की बात करें तो यहां पे देखो आप जब देखेंगे तो दोनों ही ऑप्शन आपको यहां पर आपको दिखेंगे कि यहां पर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बहुत सारी जगह पर हमने देखा होगा कि इस तरीके से हमें यहां पर यूज किया जाता है। तो यहां पर इस वाले भाग में कहा जाता है कि आपके किसी पर्टिकुलर पार्ट में कि आपके क्वेश्चन पूछा गया कि सब यूनिवर्सल होगा क्या, या तो ये वाला जो पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कि रेफरेंस। ठीक है, हम कहते हैं कि आपका रेफरेंस टू, ठीक है, ए वेब रिसोर्स, किसी भी वेब रिसोर्स का रेफरेंस जो होता है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर फिर कौन सा होगा? बी आंसर ज्यादा सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है FOPL। अब देखो ये वाला जो पार्ट होता है कंपाइलर और आपके हम कहते हैं TOC से संबंधित एक पार्ट होता है। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक के रूप में यहां पर क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये डिटेल में वैसे कंपाइलर और TOC बहुत ही कम एग्जाम होते हैं जिनमें क्वेश्चंस आते हैं, और आते भी है तो बहुत लिमिटेड से क्वेश्चन आपके यहां पर पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल है पहले आपके लिए। चलिए आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। चलिए कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। प्रोग्रामिंग से संबंधित एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके बार बार पूछे जाते हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर देखो आपके पूछा गया रेफर्स टू ए प्रोसीजर ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल पिक्चर, कि हम कहते हैं कि केवल और केवल आवश्यक विशेषताओं को दिखाना विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड। ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स या बहुत सारे फीचर्स आपके होते हैं। ठीक है, इसे हम जनरली क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे जनरली हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। जनरली एग्जाम में हम जैसे हम कहते हैं नहीं कि भाई डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त करनी है तो बैकग्राउंड प्रोसेस से हमें नहीं पता कि वो इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, किक मार दी स्टार्ट हो जानी चाहिए, हमें नहीं पता कि बैकग्राउंड में कैसे क्या चल रहा है। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि आपका कहा गया कि रैपिंग अप, ठीक है, रैपिंग अप इनटू, ठीक है, सिंगल यूनिट। एक तरह से हम कहते हैं कि सिंगल यूनिट के रूप में ऑर्गेनाइज करना क्या कहलाता है? ये, ठीक है, हम कहते हैं कि एक की, ठीक है, यहां पर इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक की प्रॉपर्टीज को, ठीक है, एक की प्रॉपर्टीज को अन्य में, ठीक है, अन्य में यूज करना, एक की प्रॉपर्टीज को अन्य में यूज करना। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आपका मैनी इनटू वन फॉर्म। ठीक है, यहां पर हम कह सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म एक आपका फीचर है। ठीक है, जैसे जनरली आप लोग यहां पर प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो आंसर आप लोग बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कौन कौन बताएगा?
तो ये यहां पर देखो, ये आपका ये मत मानिए कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये HTCS, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का यहां पर यूज किया गया है। तो ये यहां पर आपका इस वाले भाग में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि एक ही नाम, ठीक है, हम कहते हैं एक ही नाम के फंक्शन या मेथड को अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपका कहा जाता है कि मैनी फॉर्म, एक तरीके से तो हम कहते हैं कि मैनी फॉर्म के रूप में यहां पर क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। 1 into मैनी फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किसी रिलेशन आर के टपल। देखो यहां पर टपल का मतलब आपके हमेशा याद रखिए, टपल का मतलब किसी भी आपके रो से होता है या किसी रिकॉर्ड से कंसीडर किया जाता है कि एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट की जब भी बात करेंगे तो एट्रीब्यूट डिफाइन करता है वो टेबल के अंदर फील्ड, या फिर हम डिफाइन करते हैं किसी कॉलम को डिफाइन करता है कि मान को बदलने के लिए किस ऑपरेशन का प्रयोग किया जाएगा, किस ऑपरेशन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर आपको हम कहते हैं कि मान को बदलना है। देखो सेलेक्ट तो सेलेक्ट करने के लिए होता है, डिलीट करने के लिए होता है। आपको यहां पर याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, अपडेट आपका यूज होगा। अगला क्वेश्चन है आर कंप्लीट सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ब्लॉक विद अनदर एसक्यूएल। किसी अन्य एसक्यूएल क्वेरी के भीतर, हम कहते हैं क्वेरी विद इन, होता है ना प्रोग्राम का कोड किसी अन्य कोड का भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड क्वेरी कहते हैं। जैसे होता है नेस्टेड प्रोग्राम ब्लॉक हो सकता है, वो यूज हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्विचिंग तकनीक कम्युनिकेशन नेटवर्क के मध्यवर्ती नोड्स के मध्य में सोर्स और डेस्टिनेशन नोड के बीच डेडिकेटेड, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था डेडिकेटेड फिजिकल। तो डेडिकेटेड फिजिकल पाथ जो होता है वो कौन सी स्विचिंग में होता है, सर्किट स्विचिंग में। तो यहां पर इस वाले पार्ट में कहा जाता है कि आपका मैसेज, ठीक है, मैसेज को, ठीक है, आपके पैकेट्स, ठीक है, मैसेज को पैकेट्स में विभाजित करके, ठीक है, विभाजित करके सभी पाथ से, ठीक है, सारे पाथ से भेजने के लिए ये आपका जो कंसेप्ट होता है वो आपका यूज होता है कौन सा, स्टोर एंड कौन सा होता है, फॉरवर्ड का कंसेप्ट। फिजिकल स्विचिंग कुछ होती नहीं है, 3 ही स्विचिंग आपकी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है टोल प्लाजा सिमुलेशन इज एन एप्लीकेशन। टोल प्लाजा आपने देखा होगा, टोल प्लाजा पे सिमुलेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है। आपने देखो गाड़ियां लाइन पे लगी होती है, और लाइन का मतलब यहाँ पर जो होता है जिसे क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्यू कहा जाता है। तो क्यू का मतलब यहाँ पर जो पार्ट होता है, ठीक है, क्यू का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका, ठीक है, क्यू हमेशा काम करता है किस पर बेस काम करता है, फीफो पे। और फीफो पे, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट क्या कहते हैं, आउट कहते हैं। ठीक है, स्टैक काम करता है किस पर, लिफो पे। लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये दोनों ही आपके कंसेप्ट होते हैं, किसमें यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपके 2 बेसिक आपके कंपोनेंट्स माने जाते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट और कौन से होते हैं, क्लास होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एक्सेस। एक्सेस जो पार्ट आपका यूज किया जाता है, जनरली एक्सेस को कंसीडर किया जाता है एक प्रकार का, क्या कंसीडर करते हैं, RDBMS। ठीक है, RDBMS कंसीडर किया जाता है और इसे कहा जाता है, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, RDBMS कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। तो यहां पे सबको स्टोर कर रहा है। देखो यहां पर इसे कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड, ये जो पार्ट आपका यूज होता है ऑब्जेक्ट एम्बेडेड कहते हैं। इसमें बहुत सारी आपके ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, ऑडियो और इन सभी फाइलों को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। डेटा टाइप जो अल्फा न्यूमेरिक या इस तरीके के पैराग्राफ को स्टोर करता है, तो उन्हें जिस डेटा टाइप के रूप में कंसीडर करेंगे वो डेटा टाइप कौन सा कहलाता है, मेमो कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, MS एक्सेस में इंडेक्स कैन नॉट बी डिफाइंड यूजिंग फील्ड।
तो कौन सी फील्ड का उपयोग करके इंडेक्स को क्या नहीं किया जा सकता है, डिफाइन नहीं किया जा सकता है। कि यहां पर आपके ओएलई देखो, ओएलई से तो नहीं हो सकता, अटैचमेंट से नहीं होता है, तो यहां पर कहा जाता है कि किसे यूजिंग, आपके दोनों ही विकल्प आपके सही हैं, इन दोनों ही विकल्प के माध्यम से क्या नहीं डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, इंडेक्स को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिए, बहुत सिंपल। देखो कई बार हम कहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ध्यान रखो। तो ये अगला क्वेश्चन है, कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। तो मेरे भाई यहां पर नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार कौन नहीं है, तो यहां पर कौन नहीं है, स्टैक। आप सर नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, ठीक है, हम कहते हैं कि आपका फिजिकल, ठीक है, हम कहते हैं फिजिकल या लॉजिकल, ठीक है, फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ, फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ, किसका अरेंजमेंट भाई, ठीक है, यहां पर केबल हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह की डिवाइस का हो सकता है, या आपके कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर इन नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में होता है। तो याद रखिए कि टोपोलॉजी जो होती है जनरली 6 प्रकार की होती है। 6 प्रकार की कौन सी, जैसे आपकी सबसे पहली टोपोलॉजी कौन सी होती है, बस, या आपकी कौन सी कहलाती है, लीनियर कहलाती है। बस के बाद में कौन सी, रिंग, ठीक है, हम कहते हैं रिंग, या इसे कौन सी कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन सी टोपोलॉजी होती है, स्टार, स्टार, या फिर कौन सी कहलाती है, रेडियल कहलाती है। इसके बाद में कौन सी टोपोलॉजी होती है, ट्री, ट्री के बाद में कौन सी, मैश, और मैश के बाद में कौन सी होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी आपकी होती है। तो यहां पर इस वाले केस में बस का मतलब होता है कि जिसमें सभी को सिंगल केबल से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। आपके यहां पर सभी को कनेक्ट किया जाता है किसमें, सर्कुलर लूप में, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में हम कहते हैं कि सभी डिवाइस कनेक्टेड होती है, किससे कनेक्टेड होती है, सेंट्रल हब से। ट्री जो होती है वो आपका बस एंड आपका क्या, स्टार, ठीक है, बस एंड स्टार का क्या होता है, कॉम्बो होता है। मैश का मतलब होता है कि फुल्ली कनेक्टेड, ठीक है, संपूर्ण रूप से कनेक्टेड टोपोलॉजी होती है। हाइब्रिड का मतलब आपकी जो मल्टीपल टोपोलॉजी, ठीक है, बहुत सारी टोपोलॉजी जो होती है वो आपस में जब भी कनेक्टेड होती है वो कौन सी होती है, हाइब्रिड होती है, ठीक है, ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें आजकल, ठीक है, आजकल आपने देखा होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जा रहा है, और उस क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है, जैसे वेब एप्लीकेशंस हो सकती है, आजकल आपने देखा होगा कि वेब एप्लीकेशन क्लाउड पर होस्टेड होती है। इस वाले पार्ट में हम कहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकता है। सॉफ्टवेयर प्लस सर्विसेज हो सकता है। ऐसे ही आपका होता है IaaS, IaaS इसका मतलब होता है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एज ए आपका क्या कहलाता है, सर्विस कहलाता है। इसी तरीके से कौन होता है, PaaS का मतलब क्या कहलाता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए क्या कहलाता है, सर्विस के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, सभी की सभी आपकी सर्विसेज हो सकती है एज ए आपकी यहां पर डिफाइन की गई है। तो याद रखना ये सारे के सारे ऑप्शन आपके क्या होंगे, सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी तकनीक दुनिया भर में स्थित उपयोगकर्ता के एक समूह को एक दूसरे से, ठीक है, बातचीत करने की अनुमति देती है। तो बातचीत करने की अनुमति, देखो आप सभी ने वीडियो कॉल करते हो, ठीक है, वैसे अगर बात करें आपका VC होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका होता है, ठीक है। वेब होस्टिंग का तो मतलब होता है कि किसी वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाने के लिए आम लोगों के लिए किसी सर्वर पर होस्ट कर देना। अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पर कौन सा यूज होता है। ये अभी मैंने समझा कि अभी कुछ देर पहले ही हमने कहा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट जो काम करता है वो कौन करता है, स्टैक, क्योंकि आपका ये जो क्यू होता है वो आपका किस पे काम करता है, फीफो पे, और फीफो का मतलब होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जब भी फीफो की बात करेंगे तो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, ठीक है, याद रखना।
चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है आपका यहां पर 2AB आपका बाइनरी पूछा गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हेक्साडेसिमल में दिया गया। देखो 2AB, ठीक है, आपको हेक्साडेसिमल में दिया गया और आपसे पूछा गया बाइनरी क्या होता है। देखो यहां पर जब भी हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, देखो याद रखिए कि जब भी हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल आपका काम करता है, किस पर काम करता है, अल्फा न्यूमेरिक पर काम करता है। ठीक है, टोटल अगर बात करें यहां पर इसमें जो करेक्टर होते हैं वो 0 से लेकर 9 और फिर ए से लेकर कहां तक होते हैं, एफ तक होते हैं। इसमें हम कहते हैं कि 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, ठीक है, 14 को ई से और 15 को किया जाता है एफ से। इस तरीके से रिप्रेजेंट। अब यहां पर जब भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमेशा याद रखिए कि हेक्सा की बात करें तो हेक्सा को हमेशा हर डिजिट को 4 बिट में लिखा जाता है। 4 बिट में क्योंकि लिखते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 इक्वल्स टू क्या होता है, 16 होता है। तो भाई यहां पर 2 का मतलब क्या है, 0 0 1 0। सर ए का मतलब, ए को 10 कहते हैं, 10 का मतलब 8, ठीक है, 2 10। सर बी का मतलब 11 होता है। तो 11 का मतलब क्या होगा, 11 का मतलब होगा 8 2 10 और 1 11। ये किस में चेंज होगा भाई, बाइनरी में चेंज होगा। अब यहां पर चेक करना है कि यहां पर ये कहां पर दिया गया। सर 0 0 से तो कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब ये 2 डिजिट यहां कहीं भी नहीं होंगे। ठीक है, 1 0 1 0 चेक करना है। ठीक है, ये देखो 1 0, फिर 1 0 1 आ गया, फिर 0 1 आ गया, फिर 0 1 1 आ गया। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, सही तो लिखा है मैंने, देखो सही तो लिखा है कि 1 0 दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, तो ए आंसर दिया हुआ है। देखो यहां पर 1 0 तो दिया हुआ है सब जगह। अब 1 0 यहां नहीं है और यहां पे भी 1 0 है, यहां पे भी 1 0 है। फिर इसके बाद में 1 0 1 0। फिर देखो यहां क्या दिया हुआ है, ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है 8 4 12 1 13। 13 का मतलब क्या होगा, डी। अब डी थोड़ी है, यहां डी होता तो आंसर ये आता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पाइथन में डिक्शनरी जानकारी को स्थित के अनुसार नहीं है, क्या व्यवस्थित करेगा। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी डिक्शनरी के अनुसार ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। तो उसके लिए भाई यहां पर एक फंक्शन दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, एसोसिएशन। तो ये सीक्वेंसिंग ऑर्डरिंग नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दिया गया। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने का काम करता है। ठीक है, ये आपके 50% जो क्वेश्चंस है वो टोटल 60 क्वेश्चन है, फिर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने यहां पर दिया गया है कि यहां पर व्यवसायिक स्थिति का विश्लेषण करना। ठीक है भाई, स्थिति का क्या करना, विश्लेषण करना। फिर सुधार के लिए यहां पर आपके अवसरों की पहचान करता है और सुधारों को लागू करने के लिए एक सूचना प्रणाली को डिजाइन किया जाता है। देखो यहां पर इस वाली चीज में हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी जो प्रोग्राम आप डेवलप करते हैं, प्रोग्राम का डेवलपमेंट होता है अलग अलग फेजेस में होता है। जैसे जनरली आप लोगों ने यहां पर SDLC का नाम सुना होगा, SDLC का नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है, हम कहते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, आपके सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपका यूज किया जाता है हर जगह। देखो कोई सॉफ्टवेयर के लिए डेवलपमेंट करने के लिए भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पर आपके एक पार्ट यूज होता है जिसे आपका क्या कहते हैं, SDLC। देखो यहां पर कई बार एग्जाम में प्रोग्रामिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है कि SDLC जो है वो क्या है। अब देखो यहां पर कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है या कोई भी डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग करने के लिए या प्रोग्राम को विकसित करने के लिए, ठीक है, अलग अलग फेजेस होते हैं। अलग अलग फेजेस में मतलब देखो, ठीक है, सबसे पहले फेज जो होती है उस फेज को क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहली जो फेज होती है वो कौन सी होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। भाई देखो यहां पर कोई भी चीज बनानी है तो बनाने के लिए सबसे पहले तो अपनी आवश्यकताओं की पहचान करना होता है। तो क्लाइंट की जरूरत हो तो यहां पर जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, सिस्टम एनालिस्ट कहेंगे।
भाई यहां पर सबसे पहले सिस्टम एनालिस्ट की यहां पर जरूरत होती है, जो यूजर की आवश्यकताओं को यहां पर यूज करता है। और यहां पर जो आउटपुट हमें मिलता है, जनरली आउटपुट क्या कहते हैं, एसआरएस कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि एसआरएस यहां पर क्या किया जाता है, बनाकर दिया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर, ठीक है, हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आपका क्या कहलाता है, स्पेसिफिकेशन। हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के नाम से यहां पर क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है भाई, यहां पर इस वाले पार्ट में ये हो गया। ठीक है, आपका सिस्टम अगली जो फेज होती है जिसमें हम क्या कहते हैं, सिस्टम की डिजाइन, यूआई डिजाइन वगैरह करना है, तो यहां पर जो रोल आपका आएगा वो रोल आपका किसका आएगा, डिजाइनर का रोल आएगा, यहां पर डिजाइनिंग करने वाला। ठीक है, जो भी डिजाइनिंग करने वाला व्यक्ति है उसका रोल आएगा, जैसे यूआई की डिजाइन आपकी यहां पर करनी है, ठीक है, डेटाबेस की डिजाइन करनी है, आपका यहां पर हाई लेवल डिजाइन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो पार्ट आपका यहां पर होता है कोडिंग। तो जैसे ही कोडिंग की बात करेंगे तो आपके कोडर का रोल आएगा, कोडर का मतलब प्रोग्रामर का। तो यहाँ पे प्रोग्रामर कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर प्रोग्राम को विकसित करेगा, कि हम कहते हैं कि इस डिजाइन को किसमें चेंज करेगा, कोड में आपका चेंज करने का कार्य करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला जो पार्ट आता है जिसे क्या कहते हैं, टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में जनरली टेस्टर का यूज कर सकते हैं या फिर हम डिबगर का, यहाँ पर कि अलग अलग तरह की टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है, अलग अलग तरह की टेस्टिंग आपकी यहाँ पर हो सकती है। अगला जो पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, बनाकर तैयार तो कर दिया है लेकिन अब इसका डिप्लॉयमेंट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर मेरे भाई क्या होगा, सिस्टम एनालिस्ट होगा। कौन सा होगा, सिस्टम एनालिस्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से जब क्वेश्चंस आपके यहां पर पूछे जाएं तो आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे इसके बाद में अगला अगर चाहें तो आपका मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस वाला पार्ट भी आ जाता है। ठीक है, याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक्सेल फंक्शन यह निर्धारित करता है कि सेल में टेक्स्ट संख्या तार्किक नाम सारणी में त्रुटि है या नहीं है। देखो यहां पर एक्सेल की बात हो रही है। एक्सेल का मतलब यहां पर कहा जाता है, एक्सेल एक प्रकार का कैसा सॉफ्टवेयर होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, हम कहते हैं कि एक्सेल की जब भी बात करेंगे तो एक्सेल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना गया और उस वाले पार्ट को एक्सेल कहते हैं। फंक्शन का मतलब यहां पर जब भी हम बात कर रहे हैं, फंक्शन का मतलब होता है, ठीक है, प्री डिफाइंड फॉर्मूला। तो यार ये फंक्शन की जब भी बात करोगे तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मूला कहते हैं। कि यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि यहां पर आपके इन सभी का मान सही है या नहीं है, ये जांचने वाला जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को क्या कहेंगे, टाइप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सुरक्षित रखने का तरीका है क्या, कैसे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन। तो याद रखिए कि पावर पॉइंट जो पार्ट आपका यूज किया जाता है, आपका एक प्रकार का कैसा सॉफ्टवेयर होता है, प्रेजेंटेशन। तो याद रखिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है और इसके एक्सटेंशन जो होती है डॉट पीपीटी या फिर आपकी क्या होती है, डॉट पीपीटी एक्स होती है। इसकी एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट पीपीटी या फिर डॉट पीपीटी एक्स होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन टू पासवर्ड ओपन, के पासवर्ड टू ओपन विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, पासवर्ड टू मॉडिफाई का चुनाव करें, कि किसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ज्यादा अप्रोप्रिएट, ये दोनों ही सही आंसर लग रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट में कई अनुक्रम स्लाइड, हम बहुत सारी स्लाइडें हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि यहां पर मल्टीपल सीक्वेंशियल स्लाइड कैन बी सेलेक्ट बाय मल्टीपल। तो देखो एक से ज्यादा आपके स्लाइड जो होती है उन्हें हमें मल्टीपल स्लाइड जो कि सीक्वेंस में वन आफ्टर अनदर है, तो सीक्वेंशियल फाइल को सेलेक्ट करने का जो तरीका होता है कौन सी की के साथ में होता है, शिफ्ट के साथ में। ठीक है, आपके यहां पर और यहां पर कहा जाता है कि अलग अलग स्लाइड है। ठीक है, हम कहते हैं अलग अलग स्लाइड को सेलेक्ट करना। हम कहते हैं कि अलग अलग स्लाइड को सेलेक्ट करना अगर हो तो वो कौन सा पार्ट होगा, कंट्रोल होगा। ठीक है,
ठीक है, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 562? देखो भाई कहां इसमें दिया हुआ है 562 और किस में दिया गया है, आपके ऑक्टल में दिया गया, और इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में चेंज कैसे करते हैं भाई, कि हर इसको लिखेंगे 010, ठीक है, 6 का मतलब हो गया 110 और 5 का मतलब क्या होगा 101 होगा। ये किस में चेंज हो गया, बाइनरी में। 101 देखो भाई, ठीक है, 101 यहां है, यहां नहीं है, यहां है और यहां है। फिर अगला है 110, 110 यहां है, यहां नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, यहां 11 आपके ये तो पहले हट गया, तो यहां से फिर कौन सा है 110, फिर 010, फिर ये वाले दो ऑप्शन कट गए, 010 यहां है, यहां नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए आंसर यहां पर हो गया मेरे भाई। तो यहां पर याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, सभी ने आंसर आपका हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कि इन एक्सेल आफ्टर इज यू ऑन यू कैन नॉट चेंज द लॉक्ड आइटम। कौन से वाली चीज को किसको लॉक कर दोगे, ठीक है, देखो रिलेटिव रेफरेंसिंग जो पार्ट क्या होता है कि आपका कहा जाता है कि सेल एड्रेस, ठीक है, सेल एड्रेस को चेंज करने, ठीक है, हम कहते हैं कि आपके चेंज करने के संबंध में, ठीक है, हम कहते हैं कि सेल एड्रेस को चेंज करने के संबंध में, ठीक है, फॉर्मूला नहीं होगा, याद रखिए किसका, किसकी बात हो रही है, प्रोटेक्शन। ठीक है, हम कहते हैं कि प्रोटेक्शन का अगर आप यूज करेंगे तो यहां पर, ठीक है, किसी भी लॉक किए गए आइटम को आप क्या नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। देखो यहां पर अलाइनमेंट आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक अलाइनमेंट कैसा हो सकता है हॉरिजॉन्टल, और एक अलाइनमेंट जो होता है वो कैसा होता है वर्टिकल। दो तरह से अलाइनमेंट हो सकता है। हाँ, यहां पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट होते हैं, ठीक है, लेफ्ट के बाद में राइट, राइट के बाद में कौन सा सेंटर, और सेंटर के बाद में अगला जो अलाइनमेंट कौन सा होता है जस्टिफाई। इधर की कहानी पे कौन होते हैं, टॉप हो सकते हैं, टॉप के बाद में बॉटम, ठीक है, बॉटम के बाद में कौन सा होता है सेंटर। तो यार कि उपरोक्त में से सभी जो ऑल ऑफ द ऑप्शन दिए गए वो सभी ऑप्शन यहां पर क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन असेंबल किए गए प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान की जाने वाली कार्रवाई को इंगित करता है। आपके असेंबल किए गए जो भी प्रोग्राम्स है उनकी कार्रवाई को आपका इंगित करता है। तो कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहा है भाई, यहां पर ये स्टेटमेंट बात कर रहा है कौन सा, इंपैरेटिव स्टेटमेंट जो होते हैं उनकी यहां पर बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में किसी भी सेल को संदर्भित करता है जिसमें स्थिर डेटा, जैसे आपका संख्याएं होती है, टेक्स्ट होती है, लेकिन सूत्र नहीं होते हैं, जिसमें आपके किसी भी तरह के सूत्र नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि जब भी हम कहते हैं कि आपका क्वेश्चन पूछा गया एक्सेल की बात कर रहा है, और एक्सेल में हम कहते हैं कि स्टैटिक डेटा मतलब जिसका कंटेंट क्या नहीं होता है, चेंज आपका नहीं होता है। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि जो कंटेंट चेंज नहीं होगा वो चेंज नहीं होगा, तो वो कौन सा कहलाता है, कांस्टेंट के नाम से उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पाइथन में डबल आपके इक्वल जो ऑपरेटर है वो उसकी वैल्यू ट्रू कब होगी। ठीक है, वैल्यू आपकी ट्रू आपकी कब होगी, जब वेरिएबल अलाइज फॉर द सेम है, वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट के उपनाम होते हैं, कंटेंट ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर सेम। तो ये तो एकदम सही बात है ना कि कंटेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर सेम। ठीक है, जब भी आपके एक ही ऑब्जेक्ट के दो कंटेंट आपके सेम होते हैं, ठीक है, यहां पर वेरिएबल आर अलाइसिस ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट के उपनाम में, क्या ऐसा होगा क्या ऐसा होगा क्या, एक बार मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा होगा क्या जब इस तरीके से हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोगों को बताना है कि इस तरीके के आंसर अगर आपसे पूछे जाएं तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों का आंसर यहां पर सही आएगा। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन कंफ्यूजन में आते हैं, आपके दो ऑप्शन हमें लगते हैं
लेकिन हमें यहां पर ज्यादा सही तरीके से ये पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एसडीएलसी। अब बहुत बार ये जब क्वेश्चन आता है तो हम कहते हैं कि आपके सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि सिस्टम को कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, कौन कौन से फेजेस होते हैं, वो ध्यान रखिए। टेक गैंट चार्ट, जो आपने देखा होगा कि गैंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप लोगों को याद हो तो यहां पर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है, हम कहते हैं कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। अब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जब आप यूज करते हैं तो एक चार्ट का यूज करते हैं, जैसे जिसे क्या कहते हैं, गैंट चार्ट, जिसमें हम कहते हैं ना कि अराइवल टाइम ये है और यहां पर P1 प्रोसेस है और P1 प्रोसेस 5 पे कंप्लीट हो गई। ऐसे हम कहते हैं P2 प्रोसेस थी 5 और 3 8 पे कंप्लीट हो गई। आपकी P3 प्रोसेस थी 2 और था 10 पे कंप्लीट हो गई। फिर P4 प्रोसेस थी 5 पे कंप्लीट हो गई 15 पे। फिर P5 प्रोसेस थी ऐसे P अकॉर्डिंग टू फीफो की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं FCFS में जैसे हम लोग एक एल्गोरिथम करते हैं, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने यहां पर यूज किया है तो वो पार्ट ऐसा होता है। तो प्लानिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, बेसिकली हम किसके लिए करते हैं, एनालिसिस करने के लिए कि भाई यहां पर P1 का कंप्लीटेशन टाइम क्या है, P2 का कंप्लीटेशन टाइम क्या है, P3 का कंप्लीटेशन टाइम क्या है, तो हम कहते हैं एनालिसिस के लिए करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरप्रेटर के कौन कौन से घटक होते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर जो होता है वो आपका एक प्रकार का कैसा होता है भाई, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, हम कहते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में यूज होता है, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी इंस्ट्रक्शंस को आपके किस में चेंज करता है, मशीन कोड में। और ये जो भी ट्रांसलेशन करता है वो ट्रांसलेशन किसके आधार पे करता है, ठीक है, ट्रांसलेशन जो भी करता है वो किसके आधार पे करता है, लाइन बाय लाइन के आधार पर ट्रांसलेशन यूज करता है। सिंबल टेबल, डेटा स्टोर, और ये सभी के सभी अगर बात करें ऑप्शन क्या है, सही है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका एक वेरिएबल की मान्य वैल्यू का आपका विनिर्देश है। हम कहते हैं इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ लीगल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द टाइप। किसी भी आपकी वैल्यू की जब भी बात करेंगे तो वो डिफाइन किसके तरह होता है। तो आप सभी ने देखा होगा प्रोग्रामिंग में हम किसका यूज करते हैं, डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बेस पर डिफाइन किया जाता है कि वैल्यू लीगल है या नहीं है। आपने देखा हो ना कि यहाँ पे जैसे आप डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है, या फिर आप ऐसे फ्लॉट यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइथन में ऑपरेटर का उपयोग लिस्ट में एलिमेंट की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर उसके लिए एक डेट आपका, ठीक है, हम कहते हैं ऑपरेटर यूज किया जाता है। और वो ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है, इन ऑपरेटर आपका यूज होता है। तो याद रखिए इन ऑपरेटर का मतलब आपका कहा जाता है कि आपका, ठीक है, किसी भी आपके मेंबर्स के थ्रू अगर बात करें सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी से निष्क्रिय प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से हटाना, ठीक है, ये सभी को पता है कि यहाँ पर एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में प्रोग्राम को स्वैप आउट किया जाता है और इसे क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं, ठीक है। शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, ठीक है, हम कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, हम कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन, ठीक है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन बाय सीपीयू, सीपीयू द्वारा, ठीक है, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का जो क्रम होता है वो पार्ट होता है, ठीक है। टाइम स्लाइसिंग का मतलब होता है कि एग्जीक्यूशन, ठीक है, हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्वांटम के आधार पर किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। यहां पर कर्नल का मतलब होता है कि कोर पार्ट ऑफ, ठीक है, हम कहते हैं कि कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कहते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर पार्ट होता है और उस कोर पार्ट को क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कहा जाता है इज ए कलेक्शन ऑफ मैथोलॉजीज टू एमर्ज इन रेस्पॉन्स टू वीकनेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल डेवलपमेंट इन इट्स वैलिडेशन। तो यहां पर ये भी आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से संबंधित आपका होता है, जो वाटरफॉल मॉडल में, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए
एक आपका नया मॉडल यूज किया गया है और उस मॉडल को रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ईपीरोम। ईपीरोम का मतलब क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है, हम कहते हैं कि ईपीरोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो मेमोरी होती है जिसे हम कहते हैं कि यहां पर कहा जाता है कि कंटेंट ऑफ, ठीक है, हम कहते हैं कि कंटेंट ऑफ मेमोरी, ठीक, कंटेंट ऑफ मेमोरी कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम। Content of memory can be erased, reprogrammed with the help of, ठीक है, हेल्प ऑफ किसके माध्यम से? अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, हम कहते हैं कि किसके माध्यम से? अल्ट्रा वायलेट रेज, पैराबैंगनी किरणों के माध्यम से क्या किया जाता है? आपका हटाया जा सकता है और पुनः लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में हम कहते हैं कि विच फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल। ठीक है, आपकी एम्प्टी सेल को काउंट करने के लिए काम में लिया जाता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेल है, उस पर्टिकुलर भाग में कहा गया कि जो एम्प्टी सेल्स है उन्हें काउंट करने के लिए कौन सा पार्ट यूज होगा। तो काउंट का तो मतलब होता है कि यहां पर वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज एक्सेप्ट एम्प्टी, ठीक है, सेल, ठीक है, एम्प्टी सेल को छोड़कर। तो यहां पर याद रखिए काउंट ब्लैंक के नाम से यहां पर एक फंक्शन यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है सम फंक्शन। ये आप सभी को पता है कि कई बार मैं बता चुका हूं कि ऑटो सम के लिए यहां पर ऑल्ट प्लस आपका कौन सा यूज किया जाता है? ये आपका है, ये याद रखना। कंट्रोल प्लस जो पार्ट आपका होता है बेसिकली सब आपका, सॉरी, तो ये वाला जो पार्ट होता है वो किसके काम आता है? सुपर स्क्रिप्ट के लिए काम आता है। तो हम कहते हैं ये किसके यूज होता है? सुपर इसके। F2 जो है वो बेसिकली आपके रीनेम या सेल के कंटेंट को एडिट करने के काम आता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, पाइथन में एक प्रकार का अनुक्रम, सीक्वेंस दैट रीअसेंबल ए लिस्ट एक्सेप्ट दैट अनलाइक ए लिस्ट इट इज इम्यूटेबल। ठीक है, अपरिवर्तनीय जो होता है उससे कंबाइन करने के लिए पाइथन के अंदर एक भाग का यूज किया गया है और उसे हम जनरली जिस नाम से जानते हैं उसे क्या कहा जाता है? टपल कहा जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि एक प्रकार का अनुक्रम सीक्वेंस है, जैसे एक सूची की तरह दिखाई देता है, तो वो आपका याद रखिए कि आपका टपल जो होता है वो फील्ड का कलेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, मैं टेस्ट प्लान सीधे प्रोग्राम आपका कहते हैं टेस्ट प्लान इज डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन एंड सेवरल टेस्ट केसेस आर डिप्लॉयड, ठीक है, डेवलप्ड फॉर ये। तो यहां पर इस तरीके से हम कहते हैं कि यहां पर ये वाला देखो अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, हम कहते हैं कि आपकी कहा जाता है कि कोड की, ठीक है, हम कहते हैं कि कोड की जो पूर्ण संरचना होती है, ठीक, किसी भी कोड की जो पूर्ण संरचना होती है उससे हम यहां पर कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि आपके जैसे आपकी इसमें कहते हैं लॉजिकल कंडीशन हो सकती है, ठीक, कोई लॉजिकल कंडीशन हो सकते हैं, कोई लूप हो सकते हैं, आपके जैसे स्विच केसेस हो सकते हैं। इन सभी को जांचने वाला जो पार्ट होता है उसे हम जनरली कौन सी टेस्टिंग कहते हैं? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें स्पेसिफिकेशन हम कहते हैं कि डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है। तो यहां पर इस वाले भाग में जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है, तो ये हम कहते हैं कि एक तरीके से हम कहते हैं कि जनरली हम फंक्शनलिटी, ठीक है, जनरली फंक्शनलिटी टेस्ट कहते हैं और इसमें केवल और केवल आप किस पे ध्यान देते हैं? इनपुट और आउटपुट पर ध्यान देंगे। ठीक है, ऐसे अगर बात करें आपकी ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी आपकी यहां पर आपकी यूज हो सकती है, ये हाइब्रिड हो सकती है, आपकी यूज किया जा सकता है। ठीक है, और ये ब्लू बॉक्स कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली यूज की जाती है टेलीफोन नेटवर्किंग। ठीक है, टेलीफोन नेटवर्किंग ये वाला जो पार्ट होता है हाइब्रिड, व्हाइट प्लस आपका ब्लैक का हाइब्रिड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
अगला, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में ओरिएंटेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प होते हैं? कि पेज ओरिएंटेशन के दो विकल्प होते हैं, पोर्ट्रेट और कौन सा, लैंडस्केप। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी भी पेज को प्रिंट करना है तो पेज को प्रिंट करने का ओरिएंटेशन एक ये वाला होता है और एक ओरिएंटेशन ये होता है। दो ओरिएंटेशन होते हैं भाई, किसी भी पेज को दो तरह से प्रिंट किया जा सकता है। तो ये वाला जो ओरिएंटेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट, और ये पोर्ट्रेट जो ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा माना जाता है, डिफर्ड। और ये ओरिएंटेशन जो होता है वो कौन सा होता है, लैंडस्केप। ठीक है, आप चाहे तो लैंडस्केप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथ या मशीन पर कुछ गणना करने के लिए नियमों का सेट कहलाता है? कि हम कहते हैं सेट ऑफ रूल्स ऑफ कैरिंग आउट सम कैलकुलेशन आइदर बाय हैंड और बाय मशीन। ठीक है, हाथ या मशीन पर कैलकुलेशन करने के लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और उन्हें हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यहां पर इसे ध्यान रखना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिटन जो किसी फॉर्मल लैंग्वेज में होती है उन्हें क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स प्रोसेस बाय सिस्टम पर यूनिट टाइम। ठीक है, सिस्टम द्वारा आपके यूज किए गए तो उसे क्या कहा जाता है, थ्रूपुट कहा जाता है। कि आपका देखो एक कितने प्रोसेस अवेलेबल है वो संख्या तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है, और सीपीयू ने कितने प्रोसेस कर दिए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, थ्रूपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपका किस प्रक्रिया की यह विशेषता होती है कि वह प्रक्रिया स्वतः को बार बार कॉल करती है? तो यहाँ पर आपके एक फंक्शन होता है रिकर्सन। ठीक है, आपके रिकर्सन फंक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं तो इसका मतलब रिकर्सिव है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का वह स्थान जहां डेटा प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों का वास्तविक निष्पादन होता है। ठीक है, वास्तविक रूप से जो निष्पादन होता है वो आपका एएलयू में होता है, और एएलयू का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट जो है वो केवल और केवल क्या करती है, डायरेक्ट करती है। डायरेक्ट करने का काम होता है, डिकोड करने का काम होता है, किसी इंस्ट्रक्शन को क्या करने का, फेच। लेकिन वास्तविक रूप से उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है, एएलयू का होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में किसी सूची या तालिका में संग्रहित जानकारी को देखने के लिए प्राथमिक फंक्शन क्या होता है? कि आपके अवेलेबल इंफॉर्मेशन को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहां पर किसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना चाहते हैं तो आपको रिट्रीव करने के लिए लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं, और ये सभी आपके लुकअप से संबंधित आपके फंक्शन है। अगला, तो यहां पर देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं। ठीक है, केवीएस यहां पर एस्टेट का जो एग्जाम हुआ है जिसमें कंप्यूटर साइंस सीएस पीजीटी का एग्जाम है, तो वैसे तो देखो हरियाणा में ये एग्जाम था, राजस्थान में भी आपके अलग से वैकेंसीज आने वाली है, यूपी के अंदर एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो देखो एग्जाम की जब तैयारी करें तो दिमाग में पुराने पेपर को जरूर रखें। हाँ, हो सकता है किसी पेपर में प्रश्नों की संख्या ठीक है कम या ज्यादा होती है और प्रश्नों का लेवल भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी एग्जाम के एक बार पेपर बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का आने का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा उसी तरह का होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ठीक है सिलेबस से हट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उस समय आप लोगों के पास में एग्जाम का सिलेबस ठीक है एग्जाम का पैटर्न और विगत भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के पेपर होने चाहिए। ठीक है, साथ में उस एग्जाम से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अन्य जो लेवल के एग्जाम होते हैं, उन सभी प्रश्नों का हल करना भी आवश्यक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल और केवल ठीक है सिंपल और बेसिक क्वेश्चन को पढ़कर ठीक है ये कॉन्फिडेंस लेकर आ जाएं कि साहब मैं पेपर में प्रश्न कर सकता हूं। एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के लिए सटीक रणनीति के साथ में पढ़ना चाहिए, और इस अब जो पेपर आ रहे हैं उस पेपर के आधार पर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले नए सेशन के साथ में, जिसमें मैं अगली बार आपको रिसेंटली आरपीसी का जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के अंदर आईटीआई कॉलेज प्रिंसिपल का जो एग्जाम हुआ है सीएस और आईटी को लेकर, उससे संबंधित जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन के साथ में मैं लेकर आने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।